अब हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ द किडनी। जो किडनी होता है, किडनी का पूरा जो सिस्टम होता है वो डेवलप करता है इंटरमीडिएट मेसोडर्म। जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म होता है उससे किडनी डेवलप करता है, और इसमें हम बात करें तो 3 जो कॉलम होते हैं किडनी के वो डेवलप करते हैं। पहला होता है प्रोनेफ्रोस, दूसरा होता है मेसोनेफ्रोस और तीसरा होता है मेटानेफ्रोस। अगर प्रोनेफ्रोस की बात करें तो इसको 4 किडनी भी बोलते हैं, और ये जो किडनी का डेवलपमेंट होता है ये क्रेनियल से कॉर्डल की तरफ होता है। तो जैसे-जैसे इनिशियल डेवलपमेंट होता है वो क्रेनियल साइड होता है, और टाइम के साथ-साथ कॉर्डली मूव करता है। तो प्रोनेफ्रोस को 4 किडनी भी बोलते हैं, जबकि मेसोनेफ्रोस को मिड किडनी बोलते हैं। अब मेटानेफ्रोस जो रहता है वो परमानेंट किडनी होता है। अब प्रोनेफ्रोस जो रहता है यूजुअली डेवलप करता है 3rd वीक में, मेसोनेफ्रोस 4th वीक में और मेटानेफ्रोस 5th वीक में। जो प्रोनेफ्रोस रहता है यूजुअली 1 महीने तक काम करता है बॉडी में, फिर रिग्रेस कर जाता है, और रिग्रेस कर जाता है तो 4th वीक के लास्ट तक ये रिग्रेस कर जाता है, और 3rd वीक के लास्ट में ये डेवलपमेंट इसका स्टार्ट होता है। यूजुअली ये सर्वाइकल रीजन में डेवलप करता है। और जो मेसोनेफ्रोस की बात करें तो मेसोनेफ्रोस जो रहता है थोरैको लंबर रीजन में, मेसो और मेटा जो रहता है उसके और नीचे करता है। तो अगर हम बात करें जो प्रोनेफ्रोस होता है ये फर्स्ट और मोस्ट क्रेनियल किडनी होता है, और सर्वाइकल रीजन में डेवलप करता है ड्यूरिंग द एंड ऑफ द 3rd वीक या बिगिनिंग ऑफ द 4th वीक। फिर इसमें क्या होता है, कुछ सेल्स क्लस्टर और ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये जो सेल्स क्लस्टर और ट्यूब्यूल्स होते हैं ये इसको कनेक्ट करते हैं किससे, जो जो प्रिमिटिव डक्ट होती है, प्रिमिटिव डक्ट को बोलते हैं प्रोनेफ्रिक डक्ट। प्रोनेफ्रिक डक्ट उससे कनेक्ट करती है, फिर ये रिग्रेस कर जाती है, फिर मेसोनेफ्रोस डेवलप होता है। जो मेसोनेफ्रोस होता है वो थोरैकोलंबर या जिसको बोलते हैं चेस्ट एब्डोमेन रीजन में डेवलप करती है। ये जो रहता है इसमें एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल जो रहता है वो एस शेप्ड का होता है। ये देख सकते हैं, ये एस शेप्ड का एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल है, और ये कनेक्ट करता है मेसोनेफ्रिक डक्ट को। मेसोनेफ्रिक डक्ट इसको ही वुल्फियन डक्ट भी बोलते हैं। फिर जो ये मेसोनेफ्रोस रहता है ये टेम्पररी कुछ दिनों के लिए काम करता है, और ऑलमोस्ट 10th वीक तक रिग्रेस कर जाता है। और जो मेटानेफ्रोस रहता है वो परमानेंट किडनी रहता है। तो जो मेसोनेफ्रोस की जो डक्ट होती है वो डक्ट जो मेल होते हैं उनमें रह जाती है, और वो स्ट्रक्चर बनाती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें होता है सेमाइनल वेसिकल और इजैकुलेटरी डक्ट। ये स्ट्रक्चर जो रहता है मेसोनेफ्रिक से बनती है। अब हम देख सकते हैं कि इसमें जो गोनैड है, ये मैंने गोनैड का बनाया हुआ है। तो जो गोनैड है ये इसलिए बनाया है कि जो गोनैड और ये जो कॉर्ड रहता है, ये कॉर्ड है, ये नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है, और ये जेनाइटल रिज या गोनाडल। तो ये जो दोनों का डेवलपमेंट होता है ऑलमोस्ट एक साथ होता है। और जो अगर हम बात करें तो द गोनाड और नेफ्रोजेनिक कॉर्ड आपस में एक कॉमन एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट करते हैं, जिसको बोलते हैं यूरोजेनाइटल रिज। यूरोजेनाइटल रिज। और ये जो रिज होता है ये लॉन्गिट्यूडनल बल्ज होता है इंटरमीडिएट मेसोडर्म में, जो कि दोनों साइड बनता है ऑफ द एम्ब्रियो, मिडलाइन के दोनों साइड बनता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है एक अगल-बगल डेवलप करते हैं। जो गोनाडल रीज यूजुअली बनता है वो बनता है, उसको जेनाइटल रीज भी कहते हैं, 5th वीक में। तो 3rd 4th 5th में मेटानेफ्रोस बना, और 5th में ही बना गोनाडल रिज। अब गोनाडल रिज जो रहता है ये रहता है यूरोजेनाइटल पार्ट का मीडियल पार्ट, जो कि डेवलप करता है गोनाड्स में। और गोनाड जो आगे चल के ये बनाएगा टेस्टिस या ओवरी। तो जो टेस्टिस या ओवरी बनता है ये तभी बनता है जब प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, कुछ प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं वो यहाँ पे माइग्रेट कर जाती हैं इस रीज में। और ये जब प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइग्रेट करती हैं तो यही आगे चल के गोनाड्स बनाती हैं। और ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती हैं वो एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती हैं। और जो ये नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है, ये नेफ्रोजेनिक कॉर्ड ये जो है ये लेटरल पार्ट ऑफ द रेज होता है, और ये बनाता है
प्रोनेफ्रोज, मेसोनेफ्रोज और मेटानेफ्रोज। तो इन दोनों का जो क्लोज एसोसिएशन होता है डेवलपमेंट का, इसमें जो हम देखेंगे कि एक जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, वो दोनों के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है लिम 1। तो जो इनिशियल स्पेसिफिकेशन होता है किडनी और गोनेट्स का स्ट्रक्चर का, उस केस में दोनों के लिए लिम 1 की जरूरत होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो यूरोजेनाइटल रिज है आपस में क्लोजली एसोसिएटेड भी होते हैं और डेवलपमेंट भी साथ में ही होता है इस वजह से। अब हम बात करें मेटानेफ्रोज की, तो जो मेटानेफ्रिक किडनी है, मेटानेफ्रिक किडनी जो है डेवलप कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं मेटानेफ्रिक किडनी जो है, इसमें सबसे पहले क्या बनता है, यूरेट्रिक बड, यूरेट्रिक बड बनेगा। और जो ये मीजेंकाइम है, इसको बोलते हैं मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा या मेटानेफ्रिक मीजेंकाइम। तो ये जो रहता है, ये सबसे ज्यादा हम लोग देख रहे हैं कॉर्डल पार्ट है नेफ्रोजेनिक कॉर्ड का। तो जो यूरेट्रिक बड रहेगा वो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा इसको। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो जो यूरेट्रिक बड रहता है वो मीजेंकाइम को इंड्यूस करता है, और मीजेंकाइम जो रहता है यूरेट्रिक बड को इंड्यूस करता है। तो दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इंडक्शन। तो एक दूसरे को इंड्यूस करते हैं, जिससे कि आगे चल के मेटानेफ्रिक किडनी बनती है। और ये रहा यूरेट्रिक बड। तो जो यूरेट्रिक बड रहता है, हम देख रहे हैं यहाँ पे किससे बन रहा है, मीजोनेफ्रिक डक्ट से, जिसको मीजोनेफ्रिक डक्ट को क्या बोलते हैं, वुल्फियन डक्ट। और ये जो रहता है यूरेट्रिक बड क्या बनाएगा, यूरेटर। अब यूरेटर क्या होता है, कलेक्टिंग सिस्टम का पार्ट। तो ये यूजली क्या क्या बनाता है, माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर। तो जितना भी ये बनता है ये यूरेट्रिक बड से होता है। और तो यूरेट्रिक बड क्या बनाएगा, कलेक्टिंग पार्ट बनाता है किडनी का। जबकि मीजेंकाइम से क्या बनेगा, नेफ्रॉन वाला पार्ट। नेफ्रॉन वाला पार्ट कौन सा होता है, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी। तो ये जो नेफ्रॉन वाला पार्ट होता है वो मीजेंकाइम से बनता है, मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा से। और जो क्लोएका होता है, हम देख रहे हैं ये मोस्ट कॉर्डल पार्ट होता है, और इसी में जाके मेसोनेफ्रिक डक्ट खुलता है। फिर अब हम बात करें नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन जो रहता है वो किससे बन रहा है, मेटानेफ्रिक मेसेंकाइम से। अब होता क्या है कि जो यूरेट्रिक बड होता है वो ग्रो करता है, ये यूरेट्रिक बड है, ये ग्रो करेगा मेटानेफ्रिक मेसेंकाइम में, और ये सिग्नल रिलीज करता है, और जो मेसेंकाइमल सेल्स हैं उनको चेंज कर देता है एपिथेलियल स्ट्रक्चर में। तो इसको बोलते हैं मेसेंकाइमल, एक मिनट, इसको बोलते हैं मेसेंकाइमल टू एपिथेलियल ट्रांजिशन, एपिथेलियल ट्रांजिशन। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो यूरेट्रिक बड होता है वो मेसेंकाइम में ग्रो करता है, और ग्रो करते हुए सिग्नल से इंड्यूस कर देता है मेसेंकाइमल सेल्स को कि वो चेंज हो जाए एपिथेलियल स्ट्रक्चर में। तो इसको बोलते हैं मेसेंकाइमल टू एपिथेलियल ट्रांजिशन, एनईटी। तो ये नेफ्रोजेनेसिस में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और नेफ्रोजेनेसिस जैसा मैंने बताया ये किस वजह से होता है, रेसिप्रोकल इंडक्शन या रेसिप्रोकल सिग्नलिंग की वजह से। अब इससे क्या होता है कि जो मेसेंकाइम होता है, मेसेंकाइम जो यूरेट्रिक बड के अराउंड कंडेंस हो जाएगा, यूरेट्रिक बड के अराउंड कंडेंस हो जाएगा, और ये बनाता है सबसे पहले अर्लीस्ट, अगर हम बात करें तो सबसे पहले बनाएगा रीनल वेसाइकल, रीनल वेसाइकल बनाता है। तो जो रीनल वेसाइकल होता है सबसे अर्लीस्ट डेवलपिंग नेफ्रॉन होता है। फिर ये रीनल वेसाइकल इनिशियली कॉमा शेप के होंगे, फिर धीरे धीरे फिर हम देखेंगे ये एस शेप के हो जाएंगे। तो दूसरा जो स्टेज होगा, पहला स्टेज में क्या होगा, मेसेंकाइमल टू एपिथेलियल ट्रांजिशन, ये नेफ्रोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। फिर दूसरे स्टेज में जो रीनल वेसाइकल का फॉर्मेशन होगा, और रीनल वेसाइकल जो रहेगा कॉमा से एस शेप में बन जाएगा। जो रीनल वेसाइकल है वो प्रिमिटिव नेफ्रॉन हो गया। फिर जो तीसरे स्टेज में क्या होगा, जो ये एस शेप है, एस शेप जो रहता है इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स आती हैं। तो ये एस शेप धीरे धीरे क्या होगा, इलोंगेट होगा। अब इसको पीसीटी डीसीटी भी बनना है तो इलोंगेट होगा, और इसमें ब्लड वेसल्स आती हैं बहुत सारी, और इसमें इन्वेट करती है, जिस फिर ये क्या बनाता है, ग्लोमेरुलस। तो जो हम प्रेजेंट स्ट्रक्चर देख रहे हैं,
जो हम प्रेजेंट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट जो रहता है, इसका पार्ट नहीं होता है नेफ्रॉन का। तो जो हम प्रेजेंट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ग्लोमेरुलस, तो ये सब के सब बनाते हुए कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट हो जाती हैं। कलेक्टिंग डक्ट जो रहता है यूरेट्रिक बड से डेवलप करता है, यूरेट्रिक बड का पार्ट होता है। तो इस तरीके से ये जो रहेगा, ये थर्ड स्टेज क्या रहेगा, जो एस शेप नेफ्रॉन है उसमें मैचुरेशन हो जाएगा। तो मैचुरेशन स्टेज होता है, इसमें जो रहता है ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन होगा और ये ट्यूब्यूल्स बनाते हुए फाइनली मैच्योर नेफ्रॉन में और कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट हो जाएगी। तो ये रहता है नेफ्रोजेनेसिस। अब जो नेफ्रोजेनेसिस होता है वो कब बनना स्टार्ट होगा, तो जो मेटानेफ्रिक किडनी है वो 5th वीक में बनना स्टार्ट हुई, तो नेफ्रोजेनेसिस भी 5th वीक से शुरू होगा। और ये जो रहता है बर्थ के पहले, अगर एक बार बच्चा डिलीवर हो गया तो नेफ्रोजेनेसिस रुक जाती है। तो 9th मंथ जो प्रेगनेंसी होता है तब तक नेफ्रोजेनेसिस होता है, और यूजुअली हम कह सकते हैं 36 वीक तक, तो तब तक ये होता है। और एट द टाइम ऑफ बर्थ 1.2 से लेके 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं पर किडनी में, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन इंडोरमेंट, और ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि जब ये बना रहा है, तो जो नेफ्रॉन बन रहे हैं कुछ इसके लिए प्रोजेनेटर्स होंगे। प्रोजेनेटर्स मतलब जो रिजर्व होगा जिससे कि नेफ्रॉन बन रहे हैं, जो स्टोर होगा, जैसे सब्जी बनाने के लिए कुछ कच्चे सामान चाहिए होते हैं, वैसे नेफ्रॉन बनाने के लिए प्रोजेनेटर होते हैं। अब इस प्रोजेनेटर पे काम क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जब इस पे काम करेगा तो इसको चेंज कर देता है नेफ्रॉन में। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करता है उसका नाम होता है 6-2। तो 6-2 क्या होता है, 6-2 जो रहता है अनडिफरेंशिएटेड नेफ्रॉन्स को, इनको चेंज करता है नेफ्रॉन में। और इसके लिए कुछ और सिग्नल्स की जरूरत होती है। पहला होता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, तो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर की जरूरत होती है। और दूसरा होता है नॉच सिग्नलिंग। तो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर करता है क्या है, जो ये मेसेनकाइमल एपिथेलियल ट्रांजिशन है, ये फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के अंडर ही होता है, इन्फ्लुएंस होता है। और जो अनडिफरेंशिएटेड नेफ्रॉन्स का पूल होता है उसको मेंटेन करता है 6-2। और 6-2 क्या करेगा, 6-2 जो होता है नेफ्रॉन का फॉर्मेशन कराता है। तो ये होता है नेफ्रोजेनेसिस। आगे हम देखते हैं गोनेट्स का डेवलपमेंट। तो जैसा डिस्कस किया, प्रोनेफ्रोज जो रहता है 3rd वीक में डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, मीजोनेफ्रोज 4th वीक में, और मेटानेफ्रोज 5th वीक में। तो अब जो ये 5th वीक है, 5th वीक में ही यूरेट्रिक बड का फॉर्मेशन हो रहा है, और 5th वीक में ही नेफ्रॉन का फॉर्मेशन हो रहा है, नेफ्रोजेनेसिस ही 5th वीक में हो रहा है। इसी 5th वीक में गोनेट्स का फॉर्मेशन होगा, जो गोनेडल रीज होगा वो 5th वीक में बनना स्टार्ट होगा। तो जो गोनेडल रीज होता है वो इंटरमीडिएट मेसोडर्म में जो यूरोजेनाइटल रीज होता है उसका पार्ट होता है, और ये जो रहता है मीडियली रहता है, जबकि नेफ्रोजेनिक कॉर्ड क्या रहेगा, लेटरली रहेगा। और ये दो गोनेट्स होते हैं और दो किडनी होती है, तो ये भी दो दो रहते हैं। अब जो गोनेडल रीज का डेवलपमेंट देख लेते हैं। जो गोनेडल रीज होता है, इसमें बेसिकली दो इवेंट होते हैं। जो प्रिमिटिव, अगर हम बात करें प्रिमिटिव एम्ब्रियोनिक बॉडी कैविटी का, तो उसमें जो लाइनिंग होती है, उसमें जो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं सिलोमिक एपिथेलियम। अब सिलोमिक एपिथेलियम जो है, सिलोमिक एपिथेलियम जहाँ पे गोनेट्स बनाना है, इस रीजन में गोनेट्स बनना है, तो इस रीजन में वो पॉलिफरेट करने लगती है, बिगिंस टू मल्टीप्लाई। फिर जो नियर बाई जो मेसेनकाइम होता है उसको चारों तरफ से घेर लेता है, थिकनिंग हो जाती है मेसेनकाइम का। तो पहला स्टेप होता है पॉलिफरेशन ऑफ द सिलोमिक एपिथेलियम, और दूसरा स्टेप होता है कंडेंसेशन ऑफ द अंडरलाइंग मेसेनकाइम। फिर इससे क्या होता है, जब मेसेनकाइम थिकन हो जाती है, तो फिर ये दोनों मिलके एक यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल बल्ज बनाते हैं, जिसको बोलते हैं गोनेडल रिज। तो इनिशियली क्या बना, गोनेडल रिज। और इसी गोनेडल रिज में एक्टोडर्मल प्राइमोर्डियल जब जर्म सेल्स आती हैं माइग्रेट करके, और वो माइग्रेट कहाँ से करती हैं, यॉर्क सैक से। तो यॉर्क सैक से इसमें प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आएंगी, और ये जो माइग्रेशन होगा ये होगा अराउंड 6th वीक, 6th वीक में होगा। तो फिर ये जो रहता है यहाँ से फिर प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड में चेंज हो जाती है। जो प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड है वो कब होगा, अराउंड 6th वीक। इस तरीके से डेवलपमेंट होता है गोनेट्स का।
तो हमने डिस्कस किया गोनाडल डेवलपमेंट जो अराउंड 5th वीक होता है। अब बात करें यूरेटर की डेवलपमेंट की। यूरेटर रिग बर्ड का भी फॉर्मेशन जो रहता है अराउंड 5th वीक होता है। तो जो 5th वीक के अराउंड होता क्या है, जो यूरेटेड बर्ड रहता है और मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम, इन दोनों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होता है। दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल इंडक्शन या मेसेनकाइमल एपिथेलियल इंटरेक्शन। तो जो ये होता है यूजुअली, अगर हम बात करें नेफ्रॉन, तो यूरेटेड बर्ड कैसे बनना है, तो पहले नेफ्रॉन जो रहता है कैसे बनता है, वो नेफ्रिक डक्ट जो रहता है। नेफ्रिक डक्ट ये है, ये नेफ्रिक डक्ट है। ये अगर प्रोनेफ्रोस का है तो प्रोनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं, मीजो का है तो मीजोनेफ्रिक डक्ट। तो अगर हम बात करें नेफ्रिक डक्ट, तो जो नेफ्रिक डक्ट का फॉर्मेशन होता है इनिशियली, इसके लिए एक फैक्टर की जरूरत होती है लिम्ब वन, जो हमने डिस्कस किया था कि गोनैड्स और किडनी का जो डेवलपमेंट होता है अंडर द लिम्ब वन होता है। तो लिम्ब वन जो रहता है नेफ्रिक डक्ट बनाएगा। अब ये नेफ्रिक डक्ट का जब शुरुआत हो गई तो फिर उसके बाद इस डक्ट का इलॉन्गेशन होता है। इस डक्ट का जो इलॉन्गेशन होता है उसके लिए फैक्टर जो चाहिए होता है वो होता है पैक्स टू। अब यही पैक्स टू आगे चल के इसमें यूरेट्रिक बर्ड बनाता है। तो यूरेट्रिक बर्ड का फॉर्मेशन भी पैक्स टू के अंदर होता है। और इन्हीं के साथ जो रहता है दूसरा होता है सी वन, वो भी इनके साथ मिलकर काम करता है। तो जो पैक्स टू होगा वो इलॉन्गेट कराएगा, ये यूरेट्रिक बर्ड बनाएगा। अब जो ये यूरेट्रिक बर्ड होता है इस पे होते हैं रेट रिसेप्टर, इस पे होगा रेट रिसेप्टर। और जो इसके बगल में मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम है उस पे होता है जीडीएनएफ। जीडीएनएफ क्या होता है? ग्लायल डिराइव्ड, ग्लायल सेल डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, तो जीडीएनएफ होगा। तो ये जो मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम है वो जीडीएनएफ सिक्रीट करेंगी और ये जीडीएनएफ जाके रेट से कम्युनिकेट करेगा। अब जब ये सब चीजें होती हैं तो इन सब चीजों को, ये कम्युनिकेशन अच्छे से हो, इस पे एक जीन होता है जो नजर रखता है इन सब चीजों पे। तो ये होता है EYA, आई जीन जो रहता है EYA1 जीन। इसका काम क्या होता है? जीडीएनएफ के एक्सप्रेशन को और यूरेट्रिक बर्ड के इंडक्शन को रेगुलेट करता है। अब ये भी देखना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूरेट्रिक बर्ड जो है बहुत सारे बन जाएं, जिसकी वजह से मल्टीपल यूरेटर बन जाए। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो रहता है यहाँ पे, इसको नेगेटिवली जो फीडबैक देता है, देखता रहता है, इसके काम को कंट्रोल करता है, वो होता है एक यहाँ लोमड़ी रहती है। उसका काम होता है कि मल्टीपल यूरेटर ना बने। तो वो जो लोमड़ी रहती है, ये हो गई लोमड़ी। तो ये जो लोमड़ी रहती है इसके मुंह में एक मेटेलिक हड्डी रहती है। इसके थ्रू ये चेक करती रहती है, जैसे ही अगर यहाँ पे मल्टीपल यूरेट्रिक बर्ड बनेगा तो ये मेटेलिक हड्डी से मार देती है। तो जीन का नाम क्या होगा? जीन का नाम होगा फॉक्स C1 जीन। और दूसरा ये होगा मेटेलिक, BMP है तो बोन मेटेलिक प्रोटीन, बोन मेटेलो प्रोटीन जो रहता है 4। तो एक लोमड़ी के पास रहती है 4 मेटेलिक हड्डियां रहती हैं। वो देखता रहता है कि अगर मल्टीपल इंडक्शन होगा तो ये इसी से मार देती है। तो ये पूरा कंट्रोल होता रहता है ये सिस्टम। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जो यूरेट्रिक बर्ड है इसमें जो ये जो उसका रेट रिसेप्टर है वो इंड्यूस होता है जीडीएनएफ से। तो जो जीडीएनएफ होता है, इसलिए हम लोग जो जीडीएनएफ होता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है यूरेट्रिक बर्ड के लिए, उसको बोलते हैं जीडीएनएफ रेट। जीडीएनएफ रेट से बाइंड कर रहे हैं जीआरएफ जीएफआर अल्फा 1 सिग्नल। तो ये देख लेते हैं क्या होता है GDNF1। तो ये रहा GDNF GFR अल्फा 1 रेट कॉम्प्लेक्स। तो इसमें GDNF रहता है वो रेट से बाइंड करता है और फिर फाइनली ये तीनों आपस में बाइंड करते हैं। और जब ये तीनों आपस में बाइंड कर लेते हैं तो फिर अलग अलग पाथवे जैसे कि रैस पाथवे एक्टिवेट होता है और सेल का इंडक्शन होता है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर लेवल पे कंट्रोल होता है यूरेट्रिक डेवलपमेंट का। अब जो 5th वीक है
उसमें जो है यूरेट्रिक जो बड है वो बन गया। अब यूरेट्रिक बड 5th वीक में बनने के बाद ये बना 5th वीक पे, 5th वीक पे यूरेट्रिक बड बना। तो जो ये यूरेट्रिक बड है, अब इस यूरेट्रिक बड में क्या होगा? कैनालाइजेशन। ये यूरेट्रिक बड फुली कैनालाइज होगा। तो ये जो कैनालाइजेशन होता है, ये यूजुअली किस वीक में होगा? ये बना 5th वीक में, ये बनेगा 8th वीक में। फिर 8th वीक में, 8th वीक के बाद होता क्या है कि जो ये यूरेटर रहता है, अब ये अंदर से खोखला हो गया। अब इसमें आएगा स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स कहाँ आएंगे? एकदम एंड पे आते हैं। तो ब्लैडर के पास जो यूरेटर का पोर्शन होता है और अपर यूरेटर, वहाँ पे स्मूथ मसल्स का फाउंडेशन डाल दिया गया है। ये यूजुअली होता है 10th वीक में। जैसे पहले घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए ईंटें डाल देते हैं, तो ये 10th वीक में होता है। अभी डाले के बाद सीमेंट डालते हैं, तो सीमेंट का मतलब क्या हो गया? फाइबर्स। तो जो फाइबर्स आएंगे वो 12th वीक में डेवलपमेंट होगा। 12th वीक में इसमें फाइबर का डेवलपमेंट होगा और ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन होने लगेगा और ये चेंज हो जाएगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम में। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम में किस वीक में चेंज होगा? 14th वीक में। ये पूरा बढ़िया से ट्रांजिशनल एपिथेलियम में चेंज हो गया और ये है 14th वीक में। तो ये रहा यूरेटर का डेवलपमेंट। अब जो यूरेटर रहता है, यूरेटर जब बड बनाता है तो हम देख सकते हैं यूरेटरी इनिशियली क्या रहा? ये जो रहता है ये ग्लाइल डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर होता है। ग्लाइल डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर ये जो मेसेंकाइम है, जीडीएनएफ है। और ये जो ग्रीन कलर से दिखा है ये है रेड। यहाँ से क्या बना? यूरेट्रिक बड। तो यूरेट्रिक बड जो बनेगा इंडक्शन होगा और फिर ये आपस में रेसिप्रोकल इंडक्शन या एपिथेलियल मेसेंकाइमल इंटरेक्शन होगा, जो कि जीडीएनआरएफ और जीएफआर रेड कॉम्प्लेक्स के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। फिर इसमें जो रहता है आगे चल के क्या होगा? ब्रांचिंग। तो जो ये ब्रांचिंग होता है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्या चाहिए होता है? फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। तो जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर होता है उससे क्या होता है? ब्रांचिंग होता है। अब ये जो ब्रांचिंग होगा, फिर ये ब्रांचिंग पहले सेकेंडरी ब्रांचिंग होगा, फिर फाइनली और मल्टीपल ब्रांचिंग होंगी और ये टर्शरी ब्रांचिंग हो जाएगा। तो ये बन गया यूरेट्रिक बड मेसेंकाइम से। अब यूरेट्रिक बड किससे आ रहा था? ये देख सकते हैं, ये है वुल्फियन डक्ट या मेसोनेफ्रिक डक्ट और इसमें बना यूरेट्रिक बड। अब ये यूरेट्रिक बड जो रहना है डिस्टल पार्ट ऑफ वुल्फियन डक्ट बना, ये दोनों जाके यूरोजेनाइटल साइनस का पार्ट है उसमें जाके इंसर्ट हो गए, चिपक गए। अब उसके बाद चिपकने के बाद क्या होता है? यूरेट्रिक बड ऊपर की तरफ मूव करने लगता है क्रेनियली और बाहर की तरफ मूव करने लगता है लेटरली। जबकि जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है वो कैसे मूव करेगा? कॉर्डली और मीडियली, मीडियली मूव करेगा। और फिर फाइनली जो रहता है ये ट्राइगोन का जो व्यू होता है ऐसे ऊपर हम देखेंगे तो यूरेट्रिक बड ऐसे मूव किया क्रेनियली और लेटरली या आउटवर्ड की तरफ। और जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है वो कैसे मूव करेगा? वो मूव करेगा डाउनवर्ड के साइड कॉर्डली और अंदर के साइड मीडियली। तो ये यूरेट्रिक बड जो रहता है उसका कुछ पार्ट ब्लैडर के ट्राइगोन में फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है और ये बनाता है यूरेटर। जबकि अगर हम बात करें ये मीजोनेफ्रिक डक्ट का, तो मीजोनेफ्रिक डक्ट जो रहता है क्या बनाएगा? इजाकुलेटरी डक्ट। और फिर फाइनल जो प्रेजेंटेशन रहेगा जब यूरेट्रिक बड और मेसेंकाइम इंटरेक्शन होगा तो नेफ्रॉन का फॉर्मेशन मैंने बताया था। तो नेफ्रॉन का फॉर्मेशन होता है और नेफ्रॉन के फॉर्मेशन के लिए किसकी जरूरत होती है? बॉन्ड सिग्नलिंग, WNT सिग्नलिंग। और दूसरा उसके रिजर्वायर चेक करने के लिए क्या रहता है? सिक्स सिक्स का रहता है। तो जो इस तरीके से पहले मीजोनेफ्रिक डक्ट है और ये यूरेट्रिक बड है। मीजोनेफ्रिक डक्ट से यूरेट्रिक बड बनी और ये मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा या अब ये मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा में फिर धीरे धीरे डिफ्रेंशिएशन होगा और आगे चल के फिर ये पूरी किडनी बन जाती है। तो जो ये कैलिसेस हैं, माइनर कैलिस, मेजर कैलिक्स, यूरेटर, ये सब की सब किससे बनेंगी? यूरेट्रिक बड से। यूरेट्रिक बड से, और ये यूरेट्रिक बड से बनती है और इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग सिस्टम। जबकि जो मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा है वो क्या बनाएगा? नेफ्रॉन वाला पार्ट, जो कि क्या होगा? एक्सक्रीटरी। और नेफ्रॉन का जो पार्ट होगा एक्सक्रीटरी वो क्या क्या होगा उसमें? उसमें होगा ग्लोमेरुलस, फिर उसके बाद पीसीटी, फिर लूप ऑफ एल और डीसीटी। इतना होगा। कलेक्टिंग डट इसका पार्ट नहीं होता है। कलेक्टिंग डट यूरेट्रिक बड से बनता है। तो ये रहा यूरेट्रिक बड का डेवलपमेंट।
अब जो है इसके आगे फिर हम देख लेते हैं थियरी, इसमें क्या-क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो किडनी का अगर डेवलपमेंट की बात करें तो किडनी जो रहता है डेवलप करता है इंटरमीडिएट मेसोडर्म से। इंटरमीडिएट मेसोडर्म जो रहता है ये पूरे के पूरे यूरिनरी सिस्टम को बनाता है। उसमें 3 चीज़ें डेवलप करती हैं प्रोनेफ्रोस, मेसोनेफ्रोस और मेटानेफ्रोस। जो प्रोनेफ्रोस होता है वो सर्वाइकल इंटरमीडिएट मेसोडर्म से डेवलप होता है और इसका डेवलपमेंट 3rd वीक में स्टार्ट होता है और यूजुअली जो होता है 4th वीक तक रिग्रेस कर जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है। फिर मेसोनेफ्रोस की बात करें तो मेसोनेफ्रोस जो रहता है थोरैकोलम्बर जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म होता है और इसका डेवलपमेंट 4th वीक से स्टार्ट होता है। तो प्रोनेफ्रोस 3rd वीक, मेसोनेफ्रोस 4th वीक, मेटानेफ्रोस 5th वीक। फिर उसके बाद जो मेसोनेफ्रोस रहता है ट्रांजिएंट किडनी रहता है, कुछ दिन काम करता है 6 वीक से लेके 10th वीक तक, ये जो रहता है काम करता है। फिर फाइनली रिग्रेस कर जाता है और इसकी डक्ट जो है रह जाती है, उसको बोलते हैं मेसोनेफ्रिक डक्ट या उल्फियन डक्ट और वही उल्फियन डक्ट बनाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज एजाकुलेटरी डक्ट, सेमाइनल वेसिकल या एंड वास डिफरेंस। तो अब मेटानेफ्रोस की बात करें, मेटानेफ्रोस का फॉर्मेशन 5th वीक होता है और इसी 5th वीक में जो फॉर्मेशन होता है यूरेट्रिक बड और नेफ्रॉन्स मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा का। तो जो यूरेट्रिक बड जो है वो बनाते हैं कलेक्टिंग सिस्टम का पार्ट और उसमें कलेक्टिंग सिस्टम में कलेक्टिंग डक्ट आता है। कलेक्टिंग डक्ट फिर माइनर कैलिक्स में खुलता है, माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स, पेल्विस में फिर फाइनली यूरेटर। जबकि मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा या मेसेनकाइम जो रहता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है दैट इज नेफ्रॉन और वो कहाँ से कहाँ तक बनता है ग्लोमेरुलस से लेके डीसीटी तक। अब बात करें एपिथेलियल मेसेनकाइमल या मेसेनकाइमल एपिथेलियल इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इंडक्शन। तो जो रेसिप्रोकल इंडक्शन होता है वो यूरेट्रिक बड और मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम के बीच में होता है और यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है नेफ्रॉन के फॉर्मेशन में या पूरी किडनी के फॉर्मेशन में। और इसमें हमने कुछ ग्रोथ फैक्टर्स देखे थे जो कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमने देखा था कि लिम्ब वन होता है, वन। लिम्ब वन क्या करता है, नेफ्रिक डक्ट के फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है। फिर उसके बाद पैक्स टू रहता है, पैक्स टू क्या करता है, नेफ्रिक डक्ट को इलोंगेट करता है और यूरेट्रिक बड का फॉर्मेशन करता है। फिर जो यूरेट्रिक बड होता है उस पे कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, रेट रिसेप्टर्स। और जो मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम होता है उस पे होता है जीडीएनएफ। तो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इस पे नजर कौन रखता है, आया जीन। आई जीन जो है नजर रखता है, रेगुलेट करता है जीडीएनएफ और रेट इंटरेक्शन को। और अगर इसके इंटरेक्शन को रेगुलेट करता है ये और इसका ग्रोथ ज्यादा ना हो उसके लिए एक फॉक्स हमने पढ़ा था, फॉक्स जीन जो रहता है, फॉक्स सी1 जीन, वो इसके ग्रोथ ज्यादा ना हो, उसके पास 4 हड्डियां रहती थी तो बोन मेटालोप्रोटोमी और बीएमपी4 ये रेगुलेट करता था। तो ये चीज होता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहता है, डब्ल्यू टी 1 जीन, वो भी रेगुलेट करता है। फिर बात करें बॉन्ड फोर, बॉन्ड फोर क्या होता है, ये नेफ्रॉन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर उसके बाद अगर बात करें फेलियर का, तो अगर इसमें से कोई भी स्टेप में फेलियर होता है तो उसमें रीनल एजेनेसिस या डिस्प्लेसिया का रिस्क रहता है। अब जो किडनी मीजोनेफ्रोज जो बन रही है वो थोरैकोलम्बर में बनती है। अब मेटानेफ्रोज उससे और नीचे बनती है। तो जो किडनी अगर हम बात करें इनिशियली कहाँ बन रही है, पेल्विस में। अब होती एक्चुअल में किडनी कहाँ है, लंबर रीजन में। किस लेवल पे, T12 से L3। तो ये जो T12 से L3 जो होता है लेवल, ये किडनी कैसे असेंड करती है, ये असेंड करती है बाय 7th टू 8th वीक। जब बच्चा जन्म में रहता है तो 8th वीक में ये असेंड करके लंबर रीजन में जाती है। अब कई बार क्या होता है, जब ये असेंड करती है तो ये प्रिमिटिव एओर्टा है और ये इससे सप्लाई लेते जाती है और ये सप्लाई फिर गायब होते जाती है। कई बार क्या होता है ये सप्लाई रह जाती है, तो इसलिए जो 25% लोग होते हैं उनमें हमने देखा है कि एसेसरी रीनल आर्टरी या एक्स्ट्रा रीनल आर्टरी होती है, तो वो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन की वजह से ही होती है। और किडनी जो रहती है धीरे धीरे जब ऊपर शिफ्ट होती है तो रोटेट होती है ताकि अ, जो हाइलम रहे जो हाइलम रहे इस तरीके से रहे। तो किडनी कितना रोटेट करती है, 90 डिग्री। और हाइलम जो रोटेट करता है मिडली 90 डिग्री रोटेट करती है, जिससे कि फाइनल ओरिएंटेशन हो जाता है। और फिर फाइनली जब किडनी ऊपर जाती है तो उसका ब्लड सप्लाई एओर्टा से आता है। अब कई बार क्या होता है किडनी जो रहती है एसेंड नहीं करती, इसके फेलियर को बोलते हैं, किडनी पेल्विस में रह जाती है तो पेल्विक किडनी। कई बार जो किडनी का एसेंड होता है वो इंफिया मेजेंटिक आर्टरी जो रहती है यहाँ पे उसकी वजह से रुक जाता है।
अब यहाँ पे इंफीरियर मेसेंटिक आर्टरी की वजह से रुक जाएगा, तो यहाँ पे ये दोनों पोल फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए रुक जाता है ये लोअर पोल। तो ये जो कहलाता है ये होता है हॉर्सशू किडनी में। और कई बार जो हम लोग हाइलम जो रोटेट कर रहे हैं मिडियली 90 डिग्री, वो रोटेट नहीं होता है, तो किडनी कैसी रहती है? मेल रोटेटेड किडनी रहती है। अब ऐसे केस में क्या रहता है, जो हाइलम रहता है वो वो मिडियली को छोड़ के या तो एंटीरियर रहता है या तो लेटरल रहता है। तो हमने देखा नेफ्रॉन का जो पार्ट है, ये जो रहता है इसके अंदर एफरेंट आर्टेरियोल आती हैं और इफरेंट आर्टेरियोल बन के निकल जाती हैं। इसके टफ टफ कैपिलरीज को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस जिसके अंदर रहता है वो होता है बोमेन्स कैप्सूल, और इसको पूरा बोलते हैं रीनल कार्पुस्कल। अब यहाँ से ये जाता है पीसीटी प्रॉक्सिमल कम्युलेट ट्यूब्यूल, फिर हेलनेज लूप और फिर डिस्टल कम्युलेटेड ट्यूब्यूल। तो जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट जो रहता है एक्सक्रीटरी फंक्शन प्ले करता है, और ये मेटानेफ्रिक से डेवलप होता है, मेटानेफ्रिक मेसेंकाइम से। जबकि कलेक्टिंग डक्ट और उसके बियॉन्ड यूरेट्रिक बड से डेवलप करता है। फिर हमने मॉलिक्यूलर रेगुलेशन देख लिया। जो किडनी का जो प्रोनेफ्रिक या नेफ्रिक डक्ट है, वो किससे बन रही थी? लिम्फ वन से। लिम्फ वन जो रहता है नेफ्रिक डक्ट के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसका इलॉन्गेशन किससे हो रहा था? पैक्स टू से। और उसके साथ मिलके कौन काम कर रहा था? सिम वन। सिम वन जो रहता है उसके साथ मिलके काम करता है। फिर जो यूरेट्रिक बड आउट ग्रोथ होता है, तो उस पे कौन सा रिसेप्टर रहता है? उस पे रहता है रेट रिसेप्टर। रेट रिसेप्टर किस पे होता है? मीजो नेफ्रिक डक्ट पे। और जो जीडीएनएफ होता है ग्लैल डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, वो किससे निकलता है? मेटानेफ्रिक मेसेंकाइम से। तो ये दोनों आपस में एक सिग्नल बनाते हैं जिसको बोलते हैं जीडीएनएफ रेट जीएफआर सिग्नल। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? यूरेट्रिक बड के इंडक्शन के लिए। फिर हमें कुछ ग्रोथ फैक्टर्स की भी जरूरत होती है जो स्टिमुलेट करते हैं। तो जो ब्रांचिंग होता है वो किसकी वजह से होता है? फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर की वजह से। फिर हमने बात किया था बीएमपी, जो फॉक्स के मुंह में रहता है 4 बीएमपी, तो बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन। ये क्या करते हैं? यूरेट्रिक बड के ग्रोथ और स्मूथ मसल को फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं, ब्रांचिंग नहीं होने देते हैं। और किडनी को जितना वांट चाहिए, और किडनी वांट मोर नेफ्रॉन, तो उसके लिए वांट सिग्नलिंग जरूरी होता है। तो नेफ्रॉन फॉर्मेशन में वांट सिग्नलिंग की जरूरत होती है। उसी तरीके से हम यूरेट्रिक डेवलपमेंट में हमने क्या बात किया था कि जीडीएनएफ रेट जीएफआर पाथवे जो रहता है वो असेंशियल होता है। तो जीडीएनएफ क्या होता है? ग्लाया सेल डिराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। और किससे निकल रहा था? मेटानेफ्रिक मेसेंकाइम से। ये किससे इंटरेक्ट करता है? रेट रिसेप्टर यूरेट्रिक बड पे। अब जो रहता है, हमने पढ़ा कि जो पैक्स टू था वो क्या कर रहा था? लिम्फ वन नेफ्रिक डक्ट के फॉर्मेशन को कर रहा था, जबकि पैक्स टू क्या करेगा? मेसोनेफ्रिक डक्ट को इलांगेट करेगा और यूरेट्रिक बड फॉर्मेशन। फिर एक जो जीन इन पे नजर रख रहा था वो आया वन जीन, EYA वन जीन होता था। ये रेगुलेट कर रहा था GDNF वन एक्सप्रेशन और यूरेट्रिक बड इंडक्शन को। फिर ज्यादा ना बने तो इसके लिए कौन सा जीन था? BMP4 और FOXC1। ये सप्रेस एक्टोपिक यूरेट्रिक बड फॉर्मेशन और प्रिवेंट कर रहा था मल्टीपल यूरेटर को। तो जो यूरेट्रिक बड का फॉर्मेशन हो रहा था वो कौन से वीक में हो रहा था? 6th वीक में। तो उस समय यूरेट्रिक बड फॉर्म हो रहा था, इलांगेट हो रहा था। वही यूरेट्रिक बड, फिर उसमें क्या होगा? कैनालाइजेशन। बिना कैनालाइजेशन हुए यूरिन कैसे ब्लैडर में जाएगा? तो कैनालाइजेशन होगा तो यूरिन जो रहेगा ब्लैडर में फ्लो करेगा। ये किस वीक में हो रहा था? 8th वीक में। अब इसी के बाद इसमें क्या होता है? कैनालाइजेशन के बाद पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए क्या जरूरत होता है? स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स जो रहता है कहाँ पे अपेयर करते हैं? मैंने बताया था एंड पे। एंड पे मतलब एक तो अपर यूरेटर में डेवलप करेंगे, दूसरा यूट्रोवेसाइकल जंक्शन या ब्लैडर डोम में। तो ये कब होगा? स्मूथ मसल जो होंगे 10th वीक में। अब इस स्मूथ मसल आ गया है, अब इसमें क्या चाहिए? स्मूथ मसल्स ईंट की तरह होते हैं, अब इसमें सीमेंट की जरूरत होती है, तो चाहिए फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स। तो ये 12th वीक में होगा। और जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है उसमें। फिर अब बात करें 14th वीक में क्या होगा? वो पूरा का पूरा ट्रांजिशनल एपिथेलियम बना देते हैं। तो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम बनता है, तो हमने डिस्कस किया था कि मेसोनेफ्रिक डक्ट और यूरेट्रिक बड दोनों साथ में ब्लैडर में इंसर्ट करते हैं, प्रिमिटिव ब्लैडर में। और यूरेट्रिक बड जो रहता है वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ पेनियल और लेटरल मूवमेंट होता है। तो जो ये यूरेटर जो एंटर करता है ब्लैडर में वो ऑब्लिक एंगल में होता है, और इसी की वजह से क्या होता है? वाल्व लाइक मैकेनिज्म बनता है। इसी से हम लोग जो बोलते हैं यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन का डेवलपमेंट होता है। अब इसी यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन में अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है तो पेशेंट को क्या हो जाता है? VUR। ये क्यों होता है? क्योंकि जो इंट्राम्यूरल यूरेटर है वो शॉर्ट हो जाए। दूसरा वो क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव मेगा यूरेटर।
अब हमने पढ़ा था जो ये स्मूथ मसल डिफरेंशिएशन हो रहा है वो यूरेट्रोवेस साइकिल रीजन में वो किस वीक में हो रहा है? 12th वीक में। अब यही इसका फेलियर हो जाए स्मूथ मसल का डिफरेंशिएशन 12th वीक में, तो क्या होगा? यूरेट्रल डायलिटेशन हो जाएगा। और अगर हमने देखा था कि BMP4 और FOXC1 जीन क्या कर रहे थे? एक्टोपिक यूरेटर बर्ड और मल्टीपल यूरेटर को प्रिवेंट कर रहे थे। अगर मल्टीपल यूरेटर बन गया तो क्या होगा? फिर 2 यूरेटर हो जाएंगे, डुप्लेक्स सिस्टम बन जाएगा। तो इसमें जो अपर पोल का यूरेटर रहेगा वो एक्टोपिक यूरेटर कहलाता है, जबकि लोअर पोल का यूरेटर रहता है वो नॉर्मल रहता है और उसमें रिफ्लक्स होता है। अब बात करें किडनी की सप्लाई, हम बात करें थे जब किडनी एसेंट करता है तो किडनी जो रहता है ट्रांजिएंट एओर्टिक ब्रांचेस से उसकी सप्लाई मिलती है ड्यूरिंग द माइग्रेशन, जो फिर फाइनली एक एक आर्टरी जो रहती है गायब होती जाती है और फिर फाइनली उसको लास्ट में जब लंबर लेवल पे पहुंचता है तो वहां पे फाइनल रीनल आर्टरी मिलती है जो सप्लाई करती है। तो 25% एडल्ट में देखा गया कि जो उनके पास है मल्टीपल रीनल आर्टरीज हैं। अब फिर फाइनली नेफ्रोजेनेसिस भी हो गया, यूरेट्रिक बर्ड भी बन गया, किडनी भी बन गई, सब कुछ हो गया। अब बच्चे का जन्म हो गया। तो अब किडनी में बर्थ के बाद क्या होगा? तो जब बर्थ होता है तो किडनी में तो स्ट्रक्चर पूरा बन गया रहता है क्योंकि उसके बाद नेफ्रॉन का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट फंक्शनली किडनी इमेच्योर होता है। तो जब फंक्शनली इमेच्योर होता है तो क्या-क्या चीज़ें कम होती हैं? इनिशियली जो फिल्ट्रेशन रेट होगा वो कम होता है। तो शुरुआत के जो 2 वीक्स रहते हैं वो उसमें क्या होता है जीएफआर ऑलमोस्ट डबल हो जाता है और जो हम आज एडल्ट लेवल पे जो जीएफआर देखते हैं उसको पहुँचने में ऑलमोस्ट 2 इयर्स लग जाते हैं। तो किडनी बच्चों का जीएफआर नॉर्मल होने में कितने लगते हैं? 2 इयर्स तक। तो 2 साल तक जीएफआर नॉर्मल होता है। फिर उनके जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो भी इमैच्योर होते हैं। इमैच्योर होते हैं तो उससे होता क्या है कि वो यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, जिससे जो बच्चे रहते हैं नियोनेट्स में उनमें डिहाइड्रेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और इनिशियली जो किडनी रहती है उसका ब्लड फ्लो कितना रहता है? 4%। 4% होता है और धीरे-धीरे वो एडल्ट जो रहता है वहाँ तक पहुँचता है और एडल्ट में कितना होता है? 16% और फाइनली 25% तक पहुँच जाता है। तो हमने पढ़ा कि किडनी जो एसेंट करती है, तो होता क्या है एसेंट के समय कई बार क्या होता है, दोनों जो लोअर पोल होते हैं वो फ्यूज़ कर जाते हैं और दोनों जब लोअर पोल फ्यूज़ कर जाएँगे, तो किडनी क्या होगा? आईएमए के अंडर में ट्रैप हो जाएगी इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो इसकी वजह से किडनी एसेंट नहीं कर पाती। इसको बोलते हैं हॉर्सशू किडनी और ये किसमें मिलता है? टर्नर सिंड्रोम में या ट्राइसोमी 18 में। अब हॉर्सशू किडनी होगा तो दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि देयर इज़ चांस ऑफ इन्फेक्शन और स्टोन, दोनों किडनी एक साथ हो गई। एक में भी इन्फेक्शन होगा, दूसरे में इन्फेक्शन होगा। स्टोन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और वेन्स ट्यूमर हो जाता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एक होता है इसमें जो और ये मिडलाइन पोर्शन है। मिडलाइन पोर्शन में हम देख सकते हैं ये जो पैरेन्काइमा है, दोनों किडनी का राइट और लेफ्ट, ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। ये काफ़ी मोटा बीच में थिक पैरेन्काइमा से किडनी जुड़ा हुआ है। तो इसको बोलते हैं पैरेन्काइमल इस्थमस टाइप। फिर उसके बाद दूसरा जो रहता है, इसको हम एबीसी या 1, 2, 3 कर सकते हैं। फिर दो दूसरा रहता है, ये जो पैरेन्काइमा रहता है काफ़ी पतला रहता है, फाइब्रस होता है, तो इसको बोलते हैं फाइब्रस इस्थमस। फिर हम तीसरा जो रहता है उसमें जो ये किडनी है ये नॉर्मल रहती है, जो दूसरी किडनी रहती है वो मिडलाइन जो राइट वाली किडनी है और ये लेफ्ट है, तो जो राइट की किडनी है वो मिडलाइन को क्रॉस करके लेफ्ट किडनी में जाके जुड़ती है, तो इसको क्या बोलते हैं? लैटरल फ्यूजन। लैटरल फ्यूजन हो गया। तो ये हो गया ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप। सी टाइप में क्या हो गया? लैटरल फ्यूजन। फिर उसके बाद डी टाइप देख लेते हैं। डी टाइप में क्या होता है? अपर पोल भी फ्यूज रहता है और लोअर पोल भी फ्यूज रहता है। तो इसको ये किस टाइप की किडनी बनाती है? डिस्क टाइप की। फिर फाइनली क्या होता है? ई टाइप में क्या होता है? किडनी में हम लोग लोअर पोल पढ़ते हैं तो एक ई टाइप का होता है जिसमें अपर पोल फ्यूज करता है, इसको बोलते हैं सुपीरियर पोल फ्यूजन। फिर एक एफ टाइप होता है। एफ टाइप में क्या होता है? जो राइट किडनी है, राइट किडनी का लोअर और लेफ्ट किडनी का अपर, ये आपस में फ्यूज करते हैं, तो कैसा शेप बना रहे हैं? एस शेप। तो इसको क्या बोलेंगे? सिग्मॉइड किडनी। तो ये रहा हॉर्सशू किडनी। अब बात करें क्रॉस फ्यूज्ड एक्टोपिया। तो क्रॉस फ्यूज एक्टोपिया में क्या होता है कि ये भी एक डेवलपमेंटल एनोमली है। तो एसेंट से पहले ही किडनी जो है फ्यूज करके दूसरी साइड चली जाती है, माइग्रेट कर जाती है। क्रॉस फ्यूज एक्टोपिया में कोई फंक्शनल प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए इसको इंसिडेंटली ही डिस्कवर किया जाता है किसी और बीमारी में। तो हम देख सकते हैं क्रॉस फ्यूज एक्टोपिया में क्या होगा? किडनी जो है एसेंट होने से पहले ही चिपक गई है, चिपक गई तो दूसरे साइड चली गई। तो सबसे पहले क्या होगा? कहाँ चिपकी इसके बेसिस पे होता है। पहला होता है इंफीरियर टाइप,
इसमें जो ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी, तो जो लेफ्ट राइट किडनी जो है अपने नॉर्मल जगह है, लेफ्ट किडनी ने क्या किया, राइट किडनी के नीचे इंफीरियर साइड में चिपक गई, तो इसको बोलते हैं इंफीरियर टाइप। फिर इसमें जो ओरिएंटेशन है ऑलमोस्ट सेम रहा। अब दूसरा क्या होता है, दूसरे टाइप में क्या होता है, दूसरे टाइप में नीचे ही चिपकती है बट इसका हाइलम जो है रोटेट हो जाता है, हाइलम अपोजिट हो जाता है, घूम जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड टाइप। जो बी टाइप का होता है सिग्मोइड टाइप। फिर सी टाइप में क्या होता है, ये पेल्विक ब्रीम है और पेल्विक में ही किडनी रह जाती है और दोनों आपस में चिपक के लंप बना देती हैं, तो इसको पेल्विक किडनी या लंप किडनी बोलते हैं। फिर तीसरे टाइप में क्या होता है कि जो राइट किडनी होती है वो तो नॉर्मल रहती है, जो लेफ्ट वाली किडनी है वो ऐसे के बजाय नीचे ऐसे जाके किडनी से चिपक जाती है, तो ये एल बनाता है, तो इसको एल टाइप बोलते हैं या टैंडम टाइप। ये क्या है, डी टाइप में एल टाइप या टैंडम टाइप। फिर दूसरा क्या होता है, ई टाइप में क्या होता है, किडनी जो है अपर और लोअर पोल दोनों से फ्यूज हो जाती है, अपर पोल और लोअर पोल से फ्यूज होके पूरा डिस्क बना देती है। ये लंप और इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये लोकेशन इसका नॉर्मल रहता है, ये लंप पेल्विस में रहती है। तो ये क्या हो गया, ये डिस्क टाइप का। और फिर फाइनली क्या होता है कि जो ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी, इसमें जो लेफ्ट किडनी है वो राइट किडनी के ऊपर जाके चिपकती है, तो ये जो रहता है ये किस टाइप का एक्टोपिया है, ये है सुपीरियर एक्टोपिया। तो कितने टाइप के हो गए, 6 टाइप के। पहला हो गया इंफीरियर टाइप, दूसरा हो गया सिग्मोइड, तीसरा हो गया लंप, चौथा हो गया एल टाइप, पांचवा डिस्क टाइप, छठा सुपीरियर एक्टोपिया। तो ये क्रॉस फ्यूज एक्टोपिया हो गया। फिर तीसरा क्या प्रॉब्लम हो सकता है, डुप्लेक्स सिस्टम। डुप्लेक्स सिस्टम क्या होता है कि इसमें या तो दो बर्ड बन जाए, दो यूरेट्रिक बर्ड बन जाए, जो एक यूरेट्रिक बर्ड बन रहा है तो उसकी जगह दो बन जाए, या एक ही यूरेट्रिक बर्ड है और उसमें बाइफर्केशन हो जाए। तो इसकी वजह से पूरा सिस्टम क्या होता है, डुप्लेक्स हो जाता है, जिसमें अपर पोल जो रहता है वो एक्टोपिक रहता है, उसका यूरेटर, और इसी के लिए बिगड़ लेयर रूल होता है। फिर अगला जो हम बात करें क्या होता है, मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। अब जो हम लोग एपिथेलियल मेसेंकाइमल इंटरेक्शन पढ़ रहे थे, अगर वो इंटरेक्शन हो ही ना तो होगा क्या, अगर वो इंटरेक्शन नहीं होगा तो किडनी का जो बनेगा वो नॉन फंक्शनल होगा और सिस्टिक किडनी होगी। तो जो यूरेट्रिक इलास्टिमा कांटेक्ट नहीं होता है तो मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी होती है। फिर उसके बाद अब एक कंडीशन ऐसी होती है कि जो यूरेट्रिक बर्ड या ब्लास्टिमा में से कोई एक चीज है ही नहीं, एब्सेंट हो गया, यूरेट्रिक बर्ड नहीं है या तो ब्लास्टिमा नहीं है, तो उससे क्या होगा, किडनी ही नहीं डेवलप होगी। जबकि मल्टीसिस्टिक में क्या हो रहा है, दोनों हैं बट दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है, जबकि रीनल एंजियोमेसिस में किडनी एब्सेंट हो गई। और अगर ये दोनों साइड ऐसा होगा तो इसको बोलते हैं पॉटर सीक्वेंस। पॉटर सीक्वेंस में क्या होता है, दोनों किडनी एब्सेंट रहती है, पेशेंट का लंग मैच्योर नहीं करता, लंग भी डेवलप नहीं करता है, और फिर फाइनली पेशेंट जो है उसकी प्रोग्नोसिस बहुत पुअर रहती है। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर हमने पढ़ा कि पूरा जो नेफ्रॉन है बर्थ से पहले तक डेवलप करता है, अगर एक बार अगर कई बार क्या होता है कि मदर अगर न्यूट्रिशन अच्छा ना हो या बच्चा जो है प्रीटर्म डिलीवर हो जाए या बच्चे का वेट कम हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो नेफ्रॉन का काउंट होता है वो कम हो जाता है। अब नेफ्रॉन का काउंट कम हो जाएगा तो पेशेंट को ओवर द लाइफ टाइम उसको रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन और सीकेडी रहता है, इसको बोलते हैं ब्रेनर्स हाइपोथेसिस। तो ये चीज हो सकता है। फिर अगला क्या होता है, अगर यूनिट्रिक बर्ड एक्स्ट्रा आ जाए, एसेसरी आ जाए, तो उससे क्या होगा, दो किडनी हो जाती है, जो कि हमने देखा है बहुत लोगों में बोलते हैं 3 किडनी है 4 किडनी है, उसमें क्या होता है एसेसरी यूनिट्रिक बर्ड हो जाता है। और जबकि डुप्लेक्स सिस्टम भी लगभग ऐसा ही होता है, उसमें दो यूनिट्रिक बर्ड हो जाते हैं या बाइफर्केशन हो जाता है। तो सुपर न्यूमेरिक किडनी में एसेसरी यूरेट्रिक बर्ड हो जाएगा। तो एसेसरी और इसमें डुप्लेक्स में क्या अंतर है, इसमें दो यूरेट्रिक बर्ड बन रहे हैं, दोनों सेम मेसेंकाइम से होते हैं, जबकि एसेसरी वालों में अलग अलग मेसेंकाइम से होते हैं, तो दो किडनी बनाते हैं। फिर पेल्विक किडनी क्या होता है, पेल्विक किडनी में अगर किडनी एसेंट ही नहीं करी, फेलियर हो जाता है उसके एसेंट का, तो पेल्विक मास बनाता है। तो हमने क्या डिस्कस किया कि जो नेफ्रोजेनेसिस होती है वो कब तक होती है, 36 वीक्स तक। जन्म के बाद कोई भी नेफ्रॉन का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो फाइनल नेफ्रॉन का नंबर होता है वो कितना होता है, 1 से 1.5 मिलियन पर किडनी। और जो क्लोएका जो यूरोजेनाइटल साइनस का डिवीजन होता है वो कब होता है, 4 to 6 वीक पर।